अतुल प्रताप जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो मंच पर आए। अतुल जी, आप मंच पर आइए क्योंकि आप ही को जो हमारा सेशन है वो होस्ट करना है। अब मैं मेहमानों की तरफ बढ़ लेती हूँ। डॉक्टर बलप्रीत सिंह जी, जो कि एडिशनल कमिश्नर हैं एमसीजी के, बलप्रीत जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो मंच पर आए। वैशाली राणा जी, एनवायरमेंट एक्सपर्ट हैं, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द कमिटी बाय द ऑनरेबल सीएस हरियाणा। तो वैशाली राणा जी को भी मैं इनवाइट करना चाहूंगी ऑन स्टेज कि वैशाली जी आप भी आइए और अपनी मौजूदगी आप मंच पर दीजिए। मिस्टर मोहित सोमानी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आईआईटी भुवनेश्वर, मैं उन्हें भी आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो भी मंच पर आए। मिस्टर अरविंद भाटिया जी, SWM एंड BWG एक्सपर्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रोहतक से हमारे साथ हैं। तो अरविंद भाटिया जी आप भी आइए। अब मैं डॉक्टर अनीता जी को इन्वाइट करना चाहूंगी कि हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं जल्दी जल्दी वो उनका विस्तार से आपको इंट्रो देंगी। अनीता जी। थैंक यू सो मच मनीषा। आज का हमारा अगला पैनल डिस्कशन गुरुग्राम जैसे बड़े शहर के लिए बेहद महत्वपूर्ण बल्क वेस्ट जनरेटर्स पर आधारित है और इस पैनल डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के विभिन्न कार्यक्रमों को गुरुग्राम में स्टार्ट करने में सर ने बेहद विशिष्ट भूमिका निभाई है, चाहे वो माई बॉटल माई बैग कैंपेन हो, वर्टिकल गार्डनिंग विद वेस्ट हो, कपड़ा थैला ATMs हो। सर के मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं हो पाते। म्युनिसिपल बायलॉज और बल्क वेस्ट जनरेटर्स के साथ अपने कार्यों को साझा करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री बलप्रीत सिंह, एडिशनल कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम। रोहतक से अपने ग्राउंड लेवल पर आपने सफाई प्रोग्रामों को बेहद सफल तरीके से इम्प्लीमेंट किया है और वेस्ट टू आर्ट, सिटीजन एंगेजमेंट, BWG वेस्ट मैनेजमेंट के सफल मॉडल स्थापित किए हैं। ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन के अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए श्री अरविंद भाटिया जी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रोहतक से। चाहे पटौदी रेवाड़ी रोड पर कटे पेड़ों के संरक्षण की बात हो या बांध और नालों और तालाबों के संरक्षण की या बंदवाड़ी के आसपास के पर्यावरण को बचाने की, डॉक्टर वैशाली राणा की बुलंद आवाज़ हमारे साथ गुरुग्राम के साथ हमेशा खड़ी रहती है। तो ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री वैशाली राणा जी का। इसके साथ ही हमारे बीच मौजूद हैं लैंडफिल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट, IIT दिल्ली एल्यूमनाई एंड असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम IIT भुवनेश्वर, डॉक्टर मोहित सोमानी, देश और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में जिन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लैंडफिल इंजीनियरिंग पर बेहद रोचक रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं और देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ कार्य किया है। डॉक्टर मोहित सोमानी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द स्टेज। थैंक यू। ओवर टू यू सर। शुक्रिया डॉक्टर अनीता। तो आजादी के जश्न में अगर कचरे से आजादी पर चर्चा होती है तो वो चर्चा शानदार होती है और कार्यक्रम कवियों के जरिए और भी शानदार रहा। बीच में कुछ युवा परफॉर्मर, उन लोगों ने भी परफॉर्मेंस दी। एक ऐसी चीज जिससे सभी आजादी चाहते हैं लेकिन उस पर चर्चा की आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों आखिर सरकार, तंत्र, उन लोगों के साथ साथ पब्लिक, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि उसके लिए अलग से मुहिम चलाते हैं, उन लोगों की आखिर सोच क्या है? और क्यों फिर कहा जाता है कि भारत में यह मुद्दा इतना बड़ा क्यों हो गया और देश की राजधानी में ही दो कूड़े के पहाड़ कैसे हैं? साइबर सिटी जिसकी तुलना की जाती है सिंगापुर से और न जाने कहां कहां से, उसके बारे में भी इस समस्या पर जब हम चर्चा करते हैं तो नगर निगम गुरुग्राम का मैं आभारी हूं कि उन लोगों ने इस मंच को सजाया और इंडिया न्यूज हरियाणा इस मंच के जरिए उस सार्थक चर्चा को आगे बढ़ा रहा है। बलप्रीत जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। एक अहम जिम्मेदारी आप लोग निभा रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले थोड़ा कंफ्यूज हुआ जब ये टॉपिक मुझे दिया गया कि बल्क वेस्ट जनरेटर पैनल। बल्क SMS मैंने सुना था, बल्क में माल उठा लिया ये मैंने सुना था, गोदाम भर दिया ये मैंने सुना था। आप लोग बल्क में कचरा उठा रहे हैं, पहले तो मुझे समझाइए है क्या? सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई हो। तो उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जैसे बल्क वेस्ट जनरेटर का कंसेप्ट की हम बात करें तो ये कंसेप्ट आया जब हमारा कंसेप्ट है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी 2016 आई थिंक। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने कंसेप्ट लाया था कि देयर इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी कोई पर्सन है, जो भी कोई इंस्टीट्यूशन है वेस्ट प्रोड्यूस करता है
तो उसकी जो है उसका निस्तारण, उसका डिस्पोजल उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने बल्क वेस्ट जनरेटर्स का कंसेप्ट लाया, जिसके अकॉर्डिंगली जो भी इंस्टीट्यूशन हो गई, जो भी RWA प्लॉटर कॉलोनी या कोई भी और अदर एरिया, चाहे वो सरकारी संस्थान है, जो भी 100 kg से ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करता है, उसे बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में माना जाता है। अच्छा, जब इस तरह की चीज जो कि एकदम नया कॉन्सेप्ट है, उस पर जब आप जाते हैं तो चैलेंजेस क्या होते हैं, ग्राउंड पर दिक्कतें क्या आती हैं, पार्टिसिपेशन कैसा होता है आम पब्लिक का, या सीधा उनका कोई रोल नहीं होता है? और रोल के साथ साथ एक रूल भी है, ये MSW रूल्स 2016, ये क्या है? बिल्कुल, ये जैसे बल्क वेस्ट जनरेटर का कंसेप्ट देखा जाए तो अभी वो काफ़ी इन्फेंट स्टेज में है। अगर हम कहें कि भी पूरे इंडिया में इसके बारे में कितनी लेवल की अवेयरनेस है, तो बहुत कम लेवल की अवेयरनेस है अभी। तो फर्स्ट चैलेंज तो हमारे लिए इसमें अवेयरनेस ही है। अवेयरनेस में फर्दर इसमें बल्क वेस्ट जनरेटर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो यही है कि सबसे पहला काम है सेग्रीगेशन। जब भी कूड़े की बात होती है तो सेग्रीगेशन की बात ज़रूर होगी। तो अगर कोई भी कंसर्न पर्सन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वेस्ट को ऑन द सोर्स सेग्रीगेट ही कर देता है, तो आधा काम BWG का वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर हम आगे टेक्निकल एस्पेक्ट्स में चलें तो उसमें ये भी है, जैसे अभी पहले के पैनल डिस्कशन में भी बात हुई कि स्पेस कॉन्स्टेंट बहुत बड़ा फैक्टर है जी। क्योंकि बल्क वेस्ट जनरेटर कैसे हुए, पहले चलो हमारे इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स होते थे, आज हमारे मल्टी स्टोरी, आज हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट की बजाय वर्टिकल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आ गया है। तो उस डेवलपमेंट के साथ हमारे नए कंसेप्ट्स, नई प्रॉब्लम्स भी आई हैं। उसी में जो है एक बल्क में जो वेस्ट जनरेट होता है वो एक जो है एक इशू है उसका। वही फिर जैसे पहले भी डिस्कस हुआ कि उसके लिए जगह कोई आइडेंटिफाइड नहीं होती। तो जैसे हमारे कमिश्नर साहब ने भी बताया कि हमने हेडक्वार्टर में भी ये कम्युनिकेशन किया है कि जो भी टाउन कंट्री प्लानिंग है, जो भी प्लानिंग लेआउट बने, उसमें जो है वेस्ट की जो लिए एक प्रोसेसिंग के लिए एक पर्टिकुलर जगह है जो वो बिल्कुल रखी जाए। चलिए, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। डॉक्टर मिस वैशाली, मेरा सवाल आपसे ये है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि सबकी जिम्मेदारी होती है साफ सफाई की, लेकिन जब एक महिला की बात आती है तो कहा जाता है कि महिला होती है तो घर अपने आप साफ होता है, उसके आसपास की तस्वीर बदल जाती है। जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, यह जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं है, उसके आसपास का दायरा नहीं है। जो बात बलप्रीत जी ने कही, उसी से जोड़कर मैं एक सवाल करूंगा कि जब इन रूल रेगुलेशन के जरिए आप इन चीजों को लेकर आम पब्लिक के बीच में जाते हैं, तो क्या इस कॉन्सेप्ट को बहुत सहजता से वो स्वीकार कर लेते हैं, या कहीं मुश्किल आती है, दबाव बनाना पड़ता है, नियम बताना पड़ता है? और हमारे देश में विडंबना है कि कई बार नियम बताने पर दूसरा नियम उल्टा बता दिया जाता है। जी, आप ये सही बोल रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जिस हर घर जहाँ जो कूड़ा जनरेट करता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस कूड़े को सेग्रीगेट भी करें। वहीं से ये जो MSW 2016 के रूल्स की हम बात कर रहे हैं, वहीं से शुरुआत वहीं से होती है। स्टेप नंबर 1 वही है। जब आप यदि कूड़े को सेग्रीगेट करेंगे तभी आप बंदवाड़ी जैसे लैंडफिल्स को अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तो कूड़ा जब मिक्स हो गया तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप माइक थोड़ा ऊपर कर लें, मिक्स कूड़े को अलग कर पाएं आप, क्योंकि जब जहाँ पे सूखा गीला मिक्स हो गया फिर आप उसे MRF ले जाए या कहीं भी ले जाएं, उसको अलग नहीं कर पाएंगे। ना ही वो सीमेंट फैक्ट्रीज में जाके जल सकता है क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम हो जाती है। सो अवेयरनेस बहुत कम है। आप RWS के पास जाएं, आप बल्क वेस्ट जनरेटर्स सिर्फ RWS नहीं है, मतलब बल्क वेस्ट जनरेटर्स कैन बी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, कैंटीन्स, हॉस्पिटल्स, ये सारे बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं जो 100 किलो के आसपास कूड़ा जनरेट करते हैं, वो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं। तो ये उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उनको चॉइस नहीं है कि वो करें या ना करें, इट हैज टू बी डन मैंडेटरीली। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हैं तो आपके पास चॉइस नहीं है कि आपको वहां रुकना है नहीं रुकना है, आपको वहां रुकना ही है, आप बत्ती पार करके नहीं जा सकते। सिमिलरली MSW चालान कट जाएगा। वैसे ही आपको कूड़ा अलग करना ही है, आप मिक्स कूड़ा अलग नहीं दे सकते। शुरुआत वहीं से, हर घर से शुरुआत है। तो यस, ठीक है।
अरविंद जी, मैं आपके बारे में जब कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो ये है कि कुछ इंस्ट्रूमेंटल डेवलपिंग चीजें हैं और उनको धरातल पर ले जाना, एक मॉडल कुछ डेवलप किया है। ये मॉडल क्या है और इसके भी चैलेंजेस क्या है जो आपने खुद फेस किया? देखिए, आपने सही कहा, हमने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। मैं रोहतक शहर से आता हूँ, बहुत ही छोटा शहर है एज कंपेयर टू गुड़गांव, बट हमने ग्राउंड पर काम किया है। नहीं, हुड्डा साहब ने रोहतक में खूब विकास कराया, ये पॉलिटिकल मुद्दा भी हो जाता है। नहीं, आई एम वेरी फार फ्रॉम पॉलिटिक्स। मैं सिर्फ एनवायरनमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हूँ और उसी पे ही बात कर सकता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2-3 सुझाव भी हैं मेरे और हमारी फाइंडिंग्स भी हैं कुछ। तो सबसे पहला तो ये कि हमने जो कचरे का नॉमनक्लेचर किया है उसमें थोड़े से चेंजेस की ज़रूरत है। जब हम फील्ड में जाते हैं तो हम पढ़े लिखे लोगों से भी पूछते हैं, इवन डॉक्टर्स और टीचर्स भी वेट और ड्राई वेस्ट का डिफरेंस नहीं बता पाते हैं। तो हमने बहुत ही बेसिक और एज अ लेमैन हमने उसको नॉमनक्लेचर करने की कोशिश की कि कंपोस्टेबल्स एंड रिसाइक्लेबल्स, यानी वेट में दूध की थैली को मोस्टली लोग वेट में डाल देते हैं, कहते हैं ये तो गीली है। और ड्राई लीव्स को वो सूखे में डालते हैं क्योंकि वो ड्राई है, उसका नाम के आगे ड्राई लिखा हुआ है, जबकि वो वेट में डालना होता है, कंपोस्टेबल होता है वो। तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन में थोड़े से चेंजेस की जरूरत है। रादर देन कॉलिंग इट वेट एंड ड्राई, वी शुड कॉल देम कंपोस्टेबल्स एंड रिसाइक्लेबल्स। ये एक सुझाव है जिसको कहीं भी अपनाया जा सकता है, किसी भी लेवल पे। हमने अपने सिटी में इसको अपनाया और इसका अच्छा रिजल्ट हमें मिला। नहीं, तो ये मॉडल आपने कैसे सोचा? और अब ये तो एक छोटा सा सजेशन है। अब मैं एक और आपको अपना जो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया, हमने अपने शहर की 2 कॉलोनीज आइडेंटिफाई की जहां पर हमने, देखो, वेस्ट सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम पूरे भारतवर्ष में है, उसका एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। एक हमने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जो हमने शहर की 2 कॉलोनीज आइडेंटिफाई करी। उसका एक बेसिक हमारा जो आइडिया था वो ये था कि क्यों ना हम वेट और ड्राई के व्हीकल्स को ही अलग कर दें। अभी क्या है, हमारा मॉडल ये है कि एक ही गाड़ी के अंदर 2 केबिन्स हैं, 2 बिन्स हैं, गीले का और सूखे का। हमने क्या किया, दोनों गाड़ियां ही अलग कर दी। एक पे हमने फुली कंप्लीटली लिख दिया जैविक धन, जैविक धन लिखा हमने, वेट वेस्ट नहीं, जैविक धन, धन है वो। और एक पे लिखा हमने रिसाइक्लेबल्स, यानी जिनको हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं। और उनके कलर पूरा, एक का ग्रीन और एक का ब्लू। वो दोनों गाड़ियां हमने साथ चलाई और हमने 3 दिन तक हम गाड़ी के साथ चले, पूरा रूट हमने कवर किया। पहले दिन हमने लोगों को बताया कि कल से जो है आपको अलग अलग देना है, अलग अलग गाड़ियां आएंगी। नेक्स्ट डे जो है हमने ये देखा कि 50% लोगों ने कूड़ा अलग अलग किया हुआ था। इट वॉज ए वेरी सरप्राइजिंग फिगर फॉर अस। अगले दिन ही, सेकेंड डे ऑफ दी आवर ड्राइव। तो ऐसा कहना कि लोग नहीं करते या नहीं करना चाहते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो द थर्ड डे, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट और ट्रू फिगर दे रहा हूं, द थर्ड डे वी डिड 100% सेग्रीगेटेड। क्या बात? थर्ड डे ऑफ द ड्राइव हमने तीसरे दिन उन लोगों का कूड़ा नहीं लिया जिन्होंने मिक्स किया हुआ था। तो जो हमारी कलेक्शन थी दैट वाज 100% सेग्रीगेटेड। दिस वाज आवर एक्सरसाइज ऑफ 3 days जस्ट, एंड दैट वाज द डे। इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 3 months नाउ। उस दिन से लगातार अभी तक हमारा 100% सेग्रीगेटेड वेस्ट आ रहा है टिल डेट। 3 दिन का किस्सा आपने बताया, उसमें मुझे एक पॉइंट समझ में आया जी। जैसे ही आपने कहा जैविक धन, धन जैसे ही जुड़ा सबको समझ में आ गया। ये भी हो सकता है मॉडल आपका सक्सेस इसी वजह से हुआ हो। ठीक है। जैविक धन इसीलिए है क्योंकि वो, आप देखो नेचर को, आप देखिए, प्रकृति के अंदर कोई भी ऐसा जीव जंतु नहीं, कोई भी ऐसी स्पीशीज नहीं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर 1 लाख करोड़, यानी 1 के पीछे 12 जीरो लगा दी जाए, इतने जीव जंतु पृथ्वी पर पाए गए हैं। उनमें से एकमात्र जीव है जो कि इंसान है, जिसने बाकी 1 लाख करोड़ स्पीशीज का जीना मुश्किल कर रखा है। ये सच्चाई है, ये इंसानों की खासियत है, वो अपना जीना भी मुश्किल कर लेते हैं कई बार।
तो मोहित सोमानी जी, भाई आप बड़े युवा हैं और इस कॉन्सेप्ट पर आप काम कर रहे हैं, ये अपने आप में अच्छा है, बदलाव है। अब यहां पर जो मेरा आपसे सवाल है कि बनवारी जो कि गुरुग्राम और गाजीपुर बलसवा, ये दिल्ली यानी देश की राजधानी में, ये ऐसी लैंडफिल्स हैं जो कि शर्मनाक हैं। इस पर राजनीति भी होती है, इस पर दावे भी होते हैं, घोषणाएं भी होती हैं, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब वहां पर और एक ट्रक, तो मैं ज्यादा कहूंगा, उससे भी कम कचरा नहीं जा सकता, लेकिन ट्रकों ट्रक जा रहे हैं। किस तरीके से इस पर आप लोग काम कर रहे हो और कितनी अर्जेंसी आपको दिखाई देती है कि इस पर काम करने की आवश्यकता है और विकल्प क्या है इसका? थैंक यू। सबको नमस्कार। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एंड इट्स वेरी कंटेम्प्रेरी एक्चुअली। सो सबसे पहले तो हमको ये एक क्लैरिटी होना चाहिए कि दीज आर नॉट लैंडफिल्स। ये लैंडफिल्स नहीं है, ये डंप साइट है। डंप साइट है। डंप साइट है। लैंडफिल्स क्या होते हैं? लैंडफिल्स इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे वेस्ट को ऐसे कंटेन करते हैं ताकि वो सब सरफेस को या आसपास के पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज लैंडफिल एंड व्हाट इज अ डंप साइट, राइट? अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। डंप साइट गाजीपुर, भलसवा, बंदवाड़ी ये बने कैसी? तो इसका अस्तित्व समझने के लिए हमको इस थोड़ा हिस्ट्री में देखना होगा। देखिए 60-70 तक का जो दशक था, वैदिक काल से 60-70 तक, तब वेस्ट को कोई डेस्टिनेशन की आवश्यकता नहीं होती थी, राइट? वेस्ट जो है हमारा वो फूड होता था एनिमल के लिए, राइट? जो अनईटेबल फूड वेस्ट था, जो एनिमल नहीं खाते थे, उनको हम पिट खोद के उसमें डंप कर देते थे और वो कंपोस्ट बन जाता था और फिर उस कंपोस्ट को फार्मर्स यूज कर सकते। अब 70-60 के दशक में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। एक तो पहला कि प्लास्टिक युग का दौर चालू हो गया, तो वो प्लास्टिक हमारे फूड वेस्ट में मिल गया और फिर लोगों को लगने लगा कि नहीं, दिस इज अनवांटेड, नाउ अवर फूड वेस्ट इज ऑफ नो इंपॉर्टेंस, राइट? दूसरा घटना ये हुआ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उस दौर में, और उस टाइम पे यूरिया सब्सिडी बहुत दी और लोगों को आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स मुहैया कराया गया। तो वो भी एक कंसेप्ट था कि लोग उस कंपोस्ट को एक्सेप्ट नहीं करें। तो ये दो घटनाएं घटी और वेस्ट ने एक डेस्टिनेशन मांगा। तो उसकी वजह से सारा कचरा धीरे धीरे आके जो ये डेस्टिनेशन था वहां पे इकट्ठा होता गया। अब लैंडफिल में क्या होता है? द वेस्ट विच इज ऑफ नो यूज, विच इज ऑफ नो वैल्यू शुड गो टू लैंडफिल। बट हमारी फिलोसॉफी क्या बनी 70-80s धीरे धीरे आते हुए कि हम सब कुछ विदाउट एनी सेग्रीगेशन, एवरीथिंग वी यूज टू डंप ऑन दीज डंप साइट्स, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट आज ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। अब इस लैंडफिल में कभी फायर हो रहे हैं, कभी लीचेट की प्रॉब्लम है, कभी बर्ड्स, फ्लाइज, रोडेंट्स, ऑल काइंड ऑफ न्यूसेंस दीज डंप साइट्स आर क्रिएटिंग। ओके, रीसेंट अगर हम 3-4 दिन, एंड दिस इज नॉट द प्रॉब्लम इन इंडिया, ऑलमोस्ट इन ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज। हम रिसेंट की बात करें तो अभी युगांडा में एक लैंडफिल फेलियर, डंप साइट फेलियर हुआ है, 18 लोगों की जान गई है। ठीक है, तो ये डंप साइट जो है ये चैलेंज हैं। अब इनसे सोल्यूशन क्या पाया जाए? तो हम R&D लेवल पे भी बहुत काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग एक्टिवली। इन 2019 दे रिलीज्ड लैंडफिल बायोमाइनिंग रूल्स एंड ऑलमोस्ट अराउंड 3128 डंप साइट्स इन इंडिया आर focusing on biomining to reduce the height of these dump sites. So landfill mining और biomining is on way. अब मीथेन इमिशन कैसे कंट्रोल किया जाए उन लैंडफिल्स से, उन डंप साइट से, उस पे भी अभी R&D कंटिन्यू है। हम लोग बायो कवर पे काम कर रहे हैं। मैंने बहुत सी यूरोपियन लैंडफिल्स देखी है जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने अपने मीथेन इमिशन को कंट्रोल किया। अच्छा, एक चीज में छोटा सा मैं जोड़ के आपसे पूछना चाहूंगा। आप चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं IIT, तो आप लोग इसको प्रोफेशनल तौर पर, पढ़ाई के तौर पर भी कैसे गाइड कर रहे हैं? बच्चे कितना इससे कनेक्ट होते हैं? सो मैं पिछले 2 सेमेस्टर से IIT में एक कोर्स फ्लोट कर रहा हूँ जो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए भी है और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो उसमें हम लोग बाकायदा 15 से 20 लेक्चर हर एक सेमेस्टर में
कवर करते हैं कि बेसिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हाउस होल्ड लेवल पे कैसे किया जाना चाहिए, हाउ टू एडुकेट द एडुकेटेड पीपल, राइट? बिकॉज दिस इज आई मीन लाइक लेक ऑफ अवेयरनेस, इट्स नथिंग. अगर जो लोग वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं वो इस बात को जानते होंगे कि निम्बी सिंड्रोम, नॉट इन माई बैकयार्ड, इट्स वेरी पॉपुलर. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दैट निम्बी इनटू बिम्बी, बिल्ट इन माई बैकयार्ड, राइट? बल्क वेस्ट रूल्स क्या कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन, जो संस्थाएं 100 टन से ज्यादा कचरा प्रोड्यूस कर रही हैं, उनको अपना वेस्ट बायोमिथेनेशन या कंपोस्टिंग की प्रोसेस से ट्रीट करना पड़ेगा. तो हम अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये पढ़ा रहे हैं कि कंपोस्टिंग कैसे होती है, बायोमिथेनेशन कैसे होता है, लैंडफिल पे कौन सा वेस्ट जाना चाहिए, अगर लैंडफिल बनाना है तो कैसे लैंडफिल बनाना चाहिए, डंप साइट्स को कैसे रिहेबिलिटेट करना चाहिए. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स नाउ इट्स द पार्ट ऑफ करिकुलर एंड एकेडमिशियंस आर वर्किंग हेल्प एंड. बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए मैंने इस सवाल को सिर्फ कूड़े पर, उसके निस्तारण पर ही चर्चा नहीं रखना, बल्कि उससे युवा पीढ़ी, हमारे जो लोग इसको प्रोफेशनल तौर पर अपनाना चाहते हैं, तो क्या उसमें भी जुड़ाव हो रहा है, ये मैं जानना चाह रहा था. आपने कहा कि अच्छा खासा वहां पर इससे बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं, तो अच्छी बात है. बलप्रीत जी, अब प्रश्न यहां पर यह है कि गुड़गांव की जिम्मेदारी, और आप लोगों ने बहुत अच्छी पहल की गुड़गांव नगर निगम ने, तो गुड़गांव की स्थिति क्या कहती है? कितने नंबर है यहाँ पर जो टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ BWG इन गुरुग्राम, और कुछ चीजें जो कि आप लोगों को भी चैलेंज के तौर पे लगता होगा जब आप कोशिश करते होंगे, जैसा बताया उन्होंने कि रोहतक में उन्होंने प्रयास किया तो 1, 2, 3 दिन में ही एक ऐसी सफलता मिली जिसकी शायद उनको भी उम्मीद नहीं रही होगी. गुड़गांव की स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए गुड़गांव में देखा जाए तो पर डे जो है 1400 से 1600 के करीब टन के करीब कूड़ा जो है प्रोड्यूस होता है, और उसमें से जो है एज पर हम, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का डाटा उठाएं तो 30 to 40% ऑफ वेस्ट है जो वो BWGs का, यानी कि बल्क वेस्ट जनरेटर्स का आता है. तो इसलिए देखा जाए तो जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स है उसका एक बहुत बड़ा नंबर है हमारे शहर में. जो हमने सर्वे आज से 2 साल पहले किया था उसमें हमारे पास नंबर जो है 1800 के करीब आया था. बट फर्दर मैं कहूँगा कि जो ये BWG की मैपिंग है ये इटसेल्फ ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. अच्छा, क्योंकि जैसे आज भी हम जब देख रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 तरह के क्राइटेरियाज हैं. एक तो जो 100 kg से ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो, और दूसरा जो है 500 स्क्वायर मीटर के एरिया का जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी प्लॉट है, वो भी है जो BWG की कैटेगरी में काउंट होता है. तो इसके लिए हम जो है अभी 2 तरीके यूज़ कर रहे हैं. एक तो हम जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हैं उनसे जो भी है कॉलोनीज हैं, सोसाइटीज़ हैं, RWs हैं, उसका डाटा ले रहे हैं. और दूसरा हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का जो हमारे NDC पोर्टल पे डाटा अवेलेबल है उस पे हम रिसर्च करके जो है हम इसको वर्कआउट कर रहे हैं. तो एग्जैक्ट नंबर इसका हम उस पर अभी भी हमारा वर्क चल रहा है. इनफैक्ट यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि BWG की मैपिंग भी जो है वो किस तरह आप पूरा 100% एक्यूरेसी से कैसे कर पाए. तो इसका जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है वो क्या है? उसमें जो आप जैसा बता रहे हैं कि चैलेंजेस हैं, या आप डाटा कहां से कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे लोगों को अवेयर कर रहे हैं, वो साइंस वाली थ्योरी इतनी आसानी से समझ में आती है उनको? यही तो सबसे बड़ी बात है. जैसे मेरे पैनलिस्ट हमारे जो बैठे इन्होंने भी बताया कि हमें खुद ही डिफरेंस नहीं पता है. जैसे हमारे रोहतक से जो पैनलिस्ट आया उन्होंने बताया कि भी हाँ, जो एक मान लो कोई पत्ता है उसको हम जो है ड्राई वेस्ट में डाल रहे हैं, जबकि वो एक्चुअली वेट वेस्ट में काउंट होता है. तो इसलिए जो एक्चुअल में हमारी ये टर्मिनोलॉजी है, हमारी जो एक्चुअल में इनका डिफरेंस है, इस चीज को समझना भी एक बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि आमतौर पर कचरा मतलब कचरा होता है, कचरे को हम एक ही श्रेणी में रखते हैं, आप लोग उसमें 5-6 श्रेणी अलग अलग बता रहे हैं. तो इसी वजह से मैंने ये पूछा कि ये जो साइंटिफिक थ्योरी इसकी होती है वो आप लोग समझा पा रहे हैं. तो मुझे लगता है कि शायद सफलता मिल रही है. इसके पहले के भी सेशन में मैंने देखा बहुत सारे उस पर चर्चाएं जब थी, तो कैसे चैलेंजेस हैं और कैसे उसका कुछ न कुछ हल निकल रहा है, ये एक अच्छा कदम है. अरविंद, अब यहां पर सवाल यह है, जो आपने मॉडल बनाया रोहतक में, क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग, रिसर्च, कम्युनिटी, उसके साथ साथ कैसे इसको इफेक्टिवली आप जमीन पर उतार पाए, इसका दायरा
और कितना आगे बढ़ा पाएंगे? एक सवाल आपसे, उसके बाद में वैशाली के पास आऊंगा। जी बिल्कुल, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो पहल थी ही, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस शुरुआत जो है इसकी डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ जी ने ही की थी। इनके नेतृत्व में ही जब ये रोहतक में थे तो इन्होंने मुझे एक वहाँ यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, वहाँ के लिए मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था कि यू हैव टू मेक दिस यूनिवर्सिटी ए जीरो वेस्ट यूनिवर्सिटी। आई टुक इट एज अ चैलेंज, और उस प्रोजेक्ट का नाम ही जीरो वेस्ट चैलेंज रखा था मैंने। तो वहाँ पर मैंने 3 महीने का एक ड्राइव चलाया था। वहाँ पूरा हमने सर्वे किया यूनिवर्सिटी का, उनका वेस्ट मैनेजमेंट को समझा कैसे कर रहे हैं वो, और उस पे हमने फिर उनको सुझाव दिए, पूरा उनको एक मॉडल बना के दिया कि हाउ दे कैन मेक दिस यूनिवर्सिटी ए जीरो वेस्ट, और अभी उनका जो है बिल्कुल प्रॉपर वे में उनका मैनेजमेंट हो रहा है। उसके बाद ए सीरीज ऑफ सच प्रोजेक्ट्स वी डिड विद सिमिलर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके साथ भी हमने इसी तरह की हमने ड्राइव चलाई और हमें सक्सेस मिली। जब तक हम रीच नहीं करेंगे, हम अप्रोच नहीं करेंगे उनको, तब तक कुछ होगा ही नहीं। तो अच्छा, जब शुरुआत की थी तब किसी ने कहा था कि कचरे को लेके मुहिम चला रहे हो, क्या कचरा काम कर रहे हो? कुछ ऐसे ये तो लोग मिले? मेरे घर वालों ने ही कहा था मुझे कि सबसे पहले कि क्यों कचरे का काम कर रहा है, बट ऐसा है कि जब तीर कमान में से निकल चुका है तो वो तो टारगेट पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है वैशाली, अब यहां पर सवाल इस बात का है कि सिस्टमेटिक चेंजेस के लिए आप जब अप्रोच करते हैं तो आपकी अप्रोच में शायद कोई कमी ना हो। मेहनत से आपने टारगेट कर लिया, जैसा बताया भाई साहब ने कि तीर कमान से निकल गया है तो टारगेट तो करेगा ही, लेकिन जब लोगों का जुड़ाव उससे हो जाता है, लोग कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें और ज्यादा तेज गति से आप काम कर पाते हो। जो पब्लिक ओपिनियन है या उनकी जो अपनी मानसिकता है, उसको बदलने में कहीं चैलेंज आता है, समझाने में, और फिर यही वाला सवाल कि वो भी आपसे कह देते होंगे कि ये क्या है, या आज ये समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि उनको समझाना आसान हो गया है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। अभी अवेयरनेस बढ़ने लगी है, पर मैं आपको अपनी खुद की सोसाइटी के बारे में बताती हूँ। मुझे 3 साल लग गए उनको कन्विंस करने में। इनको 3 दिन लगे, आपको 3 साल लग गए मुझे। 2019, 2021 3 साल लगे हैं, तब जाके मेरी सोसाइटी ने सेग्रीगेशन और वेट वेस्ट कंपोस्टिंग शुरू करी है। एंड मेजॉरिटी गुड़गांव की RWs वैसी हैं जैसे मेरी RW है। अगर आप कोई पायलट कर रहे हैं किसी सोसाइटी में या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, वो डिफरेंट केस है। तो वो मतलब उन्हें पता है पायलट है तो वो करेंगे, पर जनरल मानसिकता जो लोगों की ये है, जब तक उनके ऊपर किसी चीज का प्रेशर नहीं है वो क्यों करेंगे। जब कूड़े वाला कूड़े लेने, वो बोलते कूड़े की गाड़ी आ रही है, हम तो ऐसे ही देंगे। और ये 3 साल लगे हैं मुझे, तो ये सिर्फ मैं अपनी सोसाइटी की नहीं, और भी मेरे सर्कल में जो अगल बगल जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो कर रहे हैं, वो भी सेम चीज अपनी सोसाइटी में चैलेंजेस फेस कर रहे थे, जब तक कि कुछ खुद ऐसे अवेयर लोग नहीं थे जो अपनी सोसाइटी में इनिशिएटिव लाना चाह रहे थे। तो ये इन जनरल माइंडसेट लोगों का ऐसा है। लेकिन अब लगता है आपको क्या अवेयरनेस बढ़ रही है, अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है, तो अब ज्यादा RWs थोड़ा इसको लेके एक्टिव हो रही हैं। ऊपर से हम NG बनवाड़ी में जो हाल हो गया है, मतलब हम बल्क वेस्ट जनरेटर्स और वेस्ट सेग्रीगेशन की बात करते हैं, पर हम ये भूल रहे हैं कि बनवाड़ी फॉरेस्ट एरिया है। बनवाड़ी रेगुलर लैंडफिल वाले या कूड़े के ढेर वाले एरियाज की तरह नहीं है। बनवाड़ी बहुत डिफरेंट केस है। बनवाड़ी लैंडफिल एक माइनिंग 250 फीट गहरी माइनिंग पिट के ऊपर कूड़ा डलना शुरू हुआ था वहाँ पे, और वो जंगल का एरिया है, अरावलीज का एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया है। वहाँ पे तो वैसे भी कोई नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी नहीं हो सकती थी। तो जब 2008-9 में जब बनवाड़ी में शहर का मिक्स कूड़ा जाना शुरू हुआ, वहाँ की वाइल्ड लाइफ और वहाँ का फॉरेस्ट और वहाँ की वाटर बॉडीज इफेक्ट होनी शुरू हो गई। आज बनवाड़ी की वजह से, और क्योंकि माइनिंग पिट में वो मिक्स कूड़ा पूरे शहर का जा रहा है, उसका नतीजा ये निकला कि आसपास के 5 गांव जो हैं, ये रिकॉर्ड्स में रिपोर्ट्स हैं कि उन 5 गांव का पानी खराब हो चुका है, कंटामिनेटेड है, और लोग वो पानी पी नहीं सकते हैं। और पीते हैं तो फिर बीमारी का खतरा भी बहुत ज्यादा है, बीमारियां हो रही हैं। और मतलब ये उसका डायरेक्ट रिजल्ट है। ये इंसान की खूबसूरती है कि वो जंगल को भी कूड़ा घर बना सकता है। उसकी एक तस्वीर आपने बताई है। मेरे सहयोगी गुलशन से मैं चाहूंगा कुछ सवाल लोगों के बीच से भी आए, जिसका जवाब मंच से दिया जाएगा। गुलशन। बिल्कुल सर, डॉक्टर बलप्रीत सिंह जो एडिशनल कमिश्नर गुरुग्राम हैं, उनसे कुछ जनता सवाल करना चाहती है। बताइए मैडम, आप कहाँ से हैं और क्या कुछ सवाल है? गुड इवनिंग सर, स्वाति चड्डा पालम विहार से।
अभी जो नई सिटीजन सुपरवाइजरी कमेटी बनी थी उसमें जोन 2 से मेंबर हूँ सर। रोहतक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, लेकिन एक छोटा सा ना मतलब पता नहीं शायद सब लोग एंटी भी हो जाएं मेरे, आई एम सो सॉरी, बट मुझे लगता है जब हम इन सब चीज़ों पे काम करना शुरू करते हैं ना, क्योंकि मैंने पर्सनली किया है, तो कहीं ना इन सब चीज़ों में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। तो एक छोटा सा सजेशन है, मतलब मेरे साथ में बहुत सारे रेजिडेंट्स थे जो कि काम कर रहे थे, लेकिन जो काम हमने शुरू किया वो बीच में रोक दिया गया। बीच में क्यों रोक दिया गया? क्योंकि पॉलिटिकल फैक्टर आ जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए। हमें आज़ादी मिल गई है, लेकिन ये कूड़े से आज़ादी तभी मिलेगी जब हम पॉलिटिकल फैक्टर को इससे बाहर करेंगे। बिल्कुल सर से जवाब ले लेते हैं। जी सर। बिल्कुल मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें वही आता है कि जब तक हम सब में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा तब तक जो है हम इससे आज़ादी नहीं पा पाएंगे, चाहे वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स में हो या ऑफिसर्स में हो। ठीक है, कई तरह की बातें होती हैं, कई तरह के प्रेशर्स आते हैं, बट हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी कि भी हाँ ये क्या पब्लिक इंटरेस्ट में है और किस चीज़ में मैक्सिमम से मैक्सिमम पब्लिक का बेनिफिट होता है। तो बिल्कुल हम आपके सजेशन से बिल्कुल सहमत होते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सभी को चाहिए, चाहे हम कुर्सी पे बैठे हों चाहे टेबल के उस साइड पे बैठे हों। एक और सवाल है सर। जी, क्या सवाल? नमस्कार सभी को। अभी मैं सुन रहा था डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे नरहरी सर ने इतने अच्छा एग्जाम्पल सेट कराया रोहतक में, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो हम वो काम यहाँ नहीं कर पा रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अभी हम जो मैं सेक्टर 12 से सदन चहार और इस टाइप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता हूँ, जो साफ सफाई के उसमें। जी जी। तो सर एक जो वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स हैं वो बहुत ही कम है, मतलब वो उनकी जो है हमें वार्ड वाइज संख्या बढ़ानी चाहिए। दूसरी चीज जैसे कि सेपरेट व्हीकल 2 चलें, वो तीसरी चीज की अवेयरनेस के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। आपका सवाल किससे था? डॉक्टर बलप्रीत सिंह जी जवाब जी। बिल्कुल जी, जैसे आपने कहा विदाउट रिसोर्सेस हम कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते, चाहे वो बॉर्डर पे जंग लड़नी हो, जहाँ शहर से कूड़ा उठाना हो। तो इसके रिगार्डिंग जैसे पहले पैनल में हमारे कमिश्नर साहब ने भी बताया कि ऑलरेडी हम RFP फ्लोट कर दी गई है, जिसमें हम डोर टू डोर कलेक्शन पे भी वर्कआउट कर रहे हैं, और जो हमारे सेकेंडरी पॉइंट्स के लिए हमने ऑलरेडी टेंडर कर दिया है और हमारी गाड़ियाँ ऑलरेडी चल भी गई हैं। कल भी जो है हमारे कमिश्नर साहब द्वारा उनको हरी झंडी दिखाई गई। तो बिल्कुल हम रिसोर्सेज को बढ़ाने की तरफ बिल्कुल बढ़ रहे हैं, और उस पर आगे भी जैसे भी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भी एक स्टैंडर्ड फार्मूला लेके बैठ जाएं। जो आज हमने रिसोर्सेज एक्वायर किए हैं तो आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद भी हम वही क्वांटिटी रखें। बिल्कुल सही बात है। पॉपुलेशन और बदलाव प्रकृति का नियम है, तो इन चीजों में भी बदलाव समय अंतराल पर होना भी चाहिए। गुलशन, कोई और सवाल? लास्ट सवाल है सर, SS यादव जी, बताइए। मैं SS यादव एडवोकेट। मेरा एक तो सवाल यह है कि जो वेट और ड्राई जो गाड़ियां जो आती हैं उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट उसमें डाले जाते हैं उसकी पिक्टोरियल बना दे, फोटो लग दे, ताकि लोगों को, आम लोगों को उसको समझने के अंदर एक थोड़ी सुविधा रहेगी। दूसरा, ये जो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट जो हम इकट्ठा करते हैं उसके अंदर जो चुने हुए पार्षद हैं या MLA हैं, वो जो अभियान हम चालू करें उसके अंदर वो खुद लोग पहले आए। और इसका, और ऐसा नहीं है ऑफिसर करना नहीं चाहते, हर एक ऑफिसर करना चाहता है, लेकिन ऑफिसर्स को पॉलिटिकल क्रूअल्टी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर रामनिवास एक DC थे रेवाड़ी के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन पॉलिटिक्स के कारण उनको वहां से इमीडिएटली हटा दिया। पहले वाला सवाल सर बहुत अच्छा था। पहले वाला सवाल बहुत अच्छा था, दूसरा भी बहुत अच्छा है। मैं बताता हूं कैसे गुलशन। पहले वाले सवाल में उन्होंने कानूनी सुझाव दिया है कि अगर तस्वीर लगा देंगे तो उस तस्वीर को समझने में आसानी होगी, लेकिन दूसरे वाले में उन्होंने खुद तस्वीर समझा दी कि अगर अधिकारी अच्छा काम करना भी चाहे तो हमारे देश की राजनीति वहां पर जरूर दांव लगाती है। कुछ कहेंगे सर आप? इसका वैसे मैं पहले जवाब दे ही चुका हूँ कि ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है, कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, किस इंटरेस्ट में काम करना चाहते हो। ठीक है मोहित, कोई नई रिसर्च, कोई नई फाइंडिंग्स इस पे अभी आई हैं क्या? क्योंकि आप जिस काम को कर रहे हो उसमें आप बहुत दूसरे दायरे में जाकर उसकी जो
रिसर्च वैल्यू है उसे कैसे कॉन्सेप्ट के तौर पर हम लोगों तक पहुंचाएं, ये लोग तो रेगुलेट करते हैं। इन्होंने एक मॉडल डेवलप किया, आपको उससे अवेयरनेस भी बढ़ानी है, तो कोई फाइंडिंग्स है, उन फाइंडिंग्स से क्या मिलता है? सो देखिए, कोई भी मतलब टेक्नोलॉजीज तो बहुत है, 100 नए स्टार्टअप आपको वेस्ट मैनेजमेंट में दिख जाएंगे, बट 90% ऑफ देम आर फेल्ड। व्हाई? बिकॉज हमारा वेस्ट उतना सेग्रीगेटेड नहीं है। तो सेग्रीगेशन इज द मंत्रा, राइट? और दूसरा, मैं अगर आप नई टेक्निक, नई तो क्या मतलब इम्प्लीमेंटेशन मेन स्किल है। तो जिस शहर से मैं आता हूँ भुवनेश्वर, वहाँ पे करीबन 34 MCC प्लांट है, माइक्रो कंपोस्टिंग सेंटर्स। तो उनमें करीबन 5 से 10 टन कचरा, गीला कचरा, ओनली वेट वेस्ट दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो जा रहा है और वो बहुत अच्छे से ऑपरेशनल भी है। उनका कंपोस्ट acceptable है to some extent, but those plants are working nicely. Similarly, there are other countries, other cities also in our country, but हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि लिगेसी वेस्ट अलग है। बंदवाड़ी पे जो कचरा है वो लिगेसी है, वो हमको लिगेसी में मिला है। जो हम आज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फ्रेश वेस्ट है। तो केवल एक टेक्नोलॉजी नहीं है जो पूरे सिस्टम को साफ कर दे। वेस्ट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम एज टू एज। सो जो अमेरिका, जो यूरोप प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, हम ब्लाइंडली उनको कॉपी नहीं कर सकते हैं। हमारे कचरे में 60% बायोडिग्रेडेबल है, 50% मॉइस्चर है, उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। उसको आप अगर भंडवाड़ी में मिक्स करेंगे, लिगेसी वेस्ट को फ्रेश वेस्ट से मिक्स कर देंगे, तो क्या कुछ ट्रीटमेंट होगा? कहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी proven होगी सक्सेसफुल, राइट? सो सेग्रीगेशन इज द मंत्रा। यस, देयर आर टेक्निक्स, बट वी आर citizens should understand the importance of waste. जैसे बोला ना, वो धन है। जब तक हम ये ना समझेंगे कि वो धन है। और दूसरा एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा, हमारी कॉमन प्रैक्टिस होती है कि हम डस्टबिन में अगर फूड वेस्ट भी डाल रहे हैं तो पहले हम प्लास्टिक लगाते हैं, उसके बाद उसमें फूड वेस्ट भरते हैं, फिर वो प्लास्टिक को बंद करते हैं और वो कचरे वाले को देते हैं। वाई सो? आपका जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस को समझते हैं वो ये जानते होंगे कि कंपोस्टिंग एरोबिक प्रोसेस है, जो कि एयर की प्रेजेंस में होता है। आपने वो कचरे को वहीं बांध के दे रहे हो, तो आपने एयर से कनेक्शन तो वहीं खत्म कर दिया है फूड वेस्ट का, राइट? तो एक सबसे पहला, जब हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं होगी तो टेक्नोलॉजी तो काम नहीं करेगी। टेक्नोलॉजी वेल डिफाइंड है, रूल्स में भी है, बट आप अवेयरनेस लाके उस टेक्नोलॉजी को उतने अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, आपकी बहुत साइंटिफिक बातों में, बहुत टेक्निकल बातों में से मुझे एक बात ज्यादा समझ में आई कि वैसे तो कहा जाता है कि भारत देश के लोग बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन कोई भी चीज को, किसी टेक्नोलॉजी को नकल करने में और ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। लेकिन ये पहला मामला है जिसमें नकल भी नहीं कर सकते आप, कि यूरोप क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, इस मामले में आप नकल भी नहीं कर सकते। हम वेस्ट टू एनर्जी का कंसेप्ट इंडिया में लेके आए, ठीक है, टू सम एक्सटेंट इट इज ओके, बट वेस्ट टू एनर्जी कहां काम करेगा? जब कचरा जलेगा। कचरा कब जलेगा? जब वो सूखा होगा। जापान में 1400 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, स्वीडन में 200 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, चाइना में 500 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है। क्यों? क्योंकि वो लोग डेवलप्ड है। जैसे जैसे आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके कचरे का भी स्टैंडर्ड बढ़ेगा। वो लोग पैकेज्ड फूड यूज करते हैं, तो वो लोग पैकेजिंग वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। हम दाल चावल सब्जी खाते हैं, तो हमारे यहाँ पे वो कचरा ज्यादा है। ठीक है, दैट इज द मेन। वैशाली, आखिरी सवाल, समय पाबंद कर रहा है हमें। पराली का एक मामला होता है जो हर साल चर्चा में आता है। मीडिया चैनल होने के नाते, मीडिया कर्मी होने के नाते हमें खबर पढ़नी और पढ़ानी पड़ती है, बतानी पड़ती है। और उसके लिए कहा जाता है कि हमारे पंजाब का, हमारे हरियाणा का जो किसान है वो बड़ा जिम्मेदार हो गया, उसने पूरे पर्यावरण को एकदम खत्म कर दिया। मैं उस मुद्दे को इनके मॉडल से जोड़कर सवाल पूछूंगा कि रोहतक वैसे तो शहर है, बढ़ गया आगे, लेकिन अभी भी गांव की झलक वहां पर है। तो गांव वालों को सिखाना ज्यादा आसान है इस मुद्दे पर, या वहां पर यह समस्या है बड़ी, या शहर वालों को सिखाना मुश्किल है जहां पर यह वाकई समस्या है बड़ी? जी, शहर वालों को समझाना ज्यादा मुश्किल है, 100%। मानिए मेरी बात। मैं जहाँ से मैं आती हूँ, हिमाचल में,
माइक ऊपर कर। हिमाचल से आती हूँ मैं बेसिकली, और हम पंचायत के नीचे आते हैं जहाँ मेरा घर है। आप मानेंगे नहीं, वहाँ 90% वेस्ट सेग्रीगेशन होती है और वहाँ पे वेट वेस्ट का कंपोस्ट प्लांट सही एकदम 100% फंक्शनल है। 90% सेग्रीगेशन, 90%। और मतलब ये गांव मतलब पंचायत के नीचे आता है, ये आउटस्कर्ट्स ऑफ पालमपुर करके एक शहर है, उसके आउटस्कर्ट्स पे है ये। हमारे वहाँ कभी दिक्कत आती नहीं कि कूड़ा मिक्स आ गया है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये फर्क है। वहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही, दिक्कत यहाँ पे आ रही दिक्कत यहाँ है। पे। मिलेनियल सिटी की दिक्कत है ये। हाँ, अरविंद कुछ कह रहे थे बहुत संक्षेप में। देखिए, मेरा मानना यह है कि दिक्कत गांव में भी नहीं आ सकती और शहर में भी नहीं है। जब तक हम रीच नहीं करेंगे, जब तक हम सही चैनल को नहीं पकड़ेंगे, तब तक काम नहीं हो सकता। हम विलेज में भी ये पराली के मुद्दे पर, हम विलेज में भी हम पंचायतों को और पंचायत लेवल पर हम क्यों नहीं हम इवेंट्स करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, आईईसी एक्टिविटीज क्यों नहीं हम किसानों को अवेयरनेस कैंपेनिंग जरूरी है। आईईसी एक्टिविटीज क्यों नहीं करते हैं हम गाँव में? हम उनको किसानों को इकट्ठा करके उनको क्यों नहीं मैसेज देते कि ये गलत है? हम एनफोर्समेंट क्यों नहीं करते हैं? एनफोर्समेंट हमारी बहुत वीक है पराली को लेकर के। चलिए, मुझे लगता है कि अगर आपको चर्चा कहीं में दिखाई दे रहा है, हाँ, जलता हुआ खेत कहीं दिखाई दे रहा है, उसकी कंप्लेंट कितनी आती है? कितनी कंप्लेंट्स होती हैं उसकी? होती नहीं है। नहीं, ये बहुत जरूरी है। और जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे वहां पर देखिए, गांव शहर उन तमाम बातों को तो हम रख सकते हैं, लेकिन जब प्रशासनिक तौर पर पहल की जाती है तो फिर उसका कहीं ना कहीं कोई असर तो आता है। सकारात्मक नकारात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन चांसेस बनते हैं। और जब वो चांसेस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं तो और लोग भी, आम पब्लिक भी उससे कनेक्ट होती है, या फिर उसको लगता है कि हाँ, हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है, सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अतुल जी। और हमारे जो तमाम हमारे साथ खास पैनलिस्ट जुड़े, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं थोड़ा सा समय और चाहूँगी, और मैं स्टेज पर बड़े रिस्पेक्टफुली डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ जी को एक बार फिर से इनवाइट करना चाहूँगी, और डॉक्टर प्रदीप कुमार जी ज्वाइंट कमिश्नर हैं एमसीजी के, उनको भी मैं, प्रदीप जी आप भी कृपया करके मंच पर आइए, और हमारे जितने भी चारों पैनलिस्ट हैं आप उनको मोमेंटो देकर सम्मानित कीजिए। डॉक्टर बलप्रीत सिंह जी एडिशनल कमिश्नर हैं एमसीजी के, जिन्होंने अपने विचार साझा किए। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर नरहरि जी के द्वारा उन्हें भी मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया जाए। और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। मुझे लगता है कि तालियों के लिए तो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, जब आप देख रहे हैं कि मंच पर अपने मूल्यवान जो विचार हैं ये लोग साझा कर रहे हैं। वैशाली राणा जी का मैं चाहूंगी कि उनको भी मोमेंटो देकर सम्मानित करें, डॉक्टर नरहरि जी, और साथ ही हमारे साथ प्रदीप कुमार जी की भी मौजूदगी है। प्रदीप जी और नरहरि जी दोनों, वैशाली जी को मैं चाहूंगी कि मोमेंटो देकर उन्हें भी सम्मानित करें। वैशाली जी, मोहित सोमानी जी भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, क्योंकि उन्होंने भी बड़े अच्छे और विस्तार तरीके से बताया है कि किस तरीके से हम पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि उन्हें भी एक सम्मान दिया जाए मोमेंटो के माध्यम से, और ये क्योंकि एक तरीका है सम्मान करने का और सम्मान देने का। अरविंद भाटिया जी को अभी मैं सम्मान करने के लिए आग्रह करूंगी, नरहरि जी और प्रदीप जी के साथ, कि वो भी उन्हें इसी रिस्पेक्टफुल तरीके से मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ इस, और बलप्रीत जी का भी मैं चाहूंगी कि उनका भी सम्मान किया जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ मंच पर आने के लिए, और अपना मूल्यवान विचार हमारे तमाम जो दर्शक हमें देख और सुन रहे हैं अपने घर बैठकर टीवी पर, और साथ ही जो हमारे साथ साक्ष्य के तौर पर इस दौरान मौजूद हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया भी करना चाहती हूं कि इस शाम को आप लोगों ने अपना बनाया और अपना समझा भी है। मैं कुलदीप जी को इनवाइट करना चाहती हूं ऑन स्टेज, कि कुलदीप जी आए और इस सेशन में, क्योंकि हम